हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप मेरे प्यारे बच्चे सब आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अगला लेक्चर है क्रैश कोर्स का। तो बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में हम देखेंगे वर्क के बारे में, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लेक्चर फॉर यू। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके साथ में पढ़ेंगे। तो कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्क, है ना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू स्टडी। तो वर्क की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप देख सकते हो वर्क के बारे में बेसिक अगर हम बात करें, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पर आपने फोर्स लगाया एफ और वो एंगल थीटा पर आपने लगाया। तो आपने किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाया, तो फोर्स की वजह से क्या होगा, वो खींचेगा, है ना भाई। फोर्स क्या है, पुश और पुल। आपने खींचा उसको, तो ये ब्लॉक आपने खींचा, तो मान लो ये यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट इसने कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर जो वर्क होगा वो क्या होगा, वर्क होता है बच्चों अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क भी अलग अलग फोर्सेस के द्वारा अलग अलग होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स है, तो उसके हिसाब से वर्क भी अलग होगा। फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन का वर्क होगा, है ना। अप्लाइड फोर्स है तो अप्लाइड का वर्क होगा। तो ऐसे करके सूडो फोर्स है तो सूडो का वर्क होगा, नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल का होगा, एमजी है तो एमजी का वर्क अलग होगा। तो सबका वर्क अलग अलग होता है, तो ये फोर्स पे डिपेंड करता है। तो बच्चों हम इस अप्लाइड फोर्स के थ्रू वर्क की अगर हम बात करें तो कितना होगा वर्क, अगर आप गौर से देखें तो बच्चों देखो थीटा एंगल, थीटा जो एंगल है बच्चों, वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है। आप अगर गौर से देखें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा फोर्स है, तो ये थीटा इसके बीच का एंगल है। तो यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली ब्लॉक है बच्चों डिस्प्लेस होने के बाद में। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आ रहा है कि फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा डॉट एस आपका डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बच्चों एफ कॉस थीटा डॉट एस, एफ कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो वर्क मिलेगा वो एफ डॉट एस के बराबर मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया तो एफ एस कॉस थीटा इसको बोल सकते हो। तो वर्क हो जाएगा आपका एफ डॉट एस, एफ मतलब एफ वेक्टर फॉर्म में, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहां से आपको जो वर्क का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ डॉट एस, जो हमें शायद रटा हुआ भी होगा, है ना। तो जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है आप केवल यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के लिए। अगर फोर्स वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब व्हेन डिफाइनिंग वर्क डन दिस इज नेसेसरी टू डिफाइन विच फोर्स, मैंने आपको वही बताया, इसीलिए आपको लिख के भी दे दिया है कि जब आप वर्क डन की बात कर रहे हो तो ये जरूरी है कि कौन सा फोर्स है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको जो अभी बताया सिखाया उसको प्रैक्टिकली देखते हैं अप्लाई करके। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, 5 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा है और 5 मीटर आप इसको डिस्प्लेस करते हो, और नीचे इस पे mg धरती माँ की और वेट लगा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वर्क डन, पहला है वर्क डन बाई 5 न्यूटन, दूसरा है वर्क डन बाई न्यूटन, तीसरा है वर्क डन बाई mg। तो आपको 3 वर्क डन बताने हैं। पहला है आपका वर्क डन बाई 5 न्यूटन, दूसरा है वर्क डन बाई न्यूटन, तीसरा है वर्क डन बाई mg। तो अब यहाँ पर अलग अलग हम वर्क डन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो वर्क डन बाई 5 न्यूटन क्या होगा। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो जो 5 न्यूटन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है। तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 5 मीटर का, तो वर्क डन क्या आ जाएगा सीधे सीधे। अच्छा, एफ डॉट एस में एक और चीज़ ख्याल रखनी है, हमेशा थीटा को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलत करके आ जाते हैं और फिर ऐसे केस में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो एफ डॉट एस की अगर हम देखें तो ये एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो ये एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब बच्चों देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही साइड में है, तो यहाँ पर थीटा आपका 0 डिग्री आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू कॉस 0, आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, अब अगला है वर्क डन बाई न्यूटन। बच्चों न्यूटन कह रहा हूँ सॉरी, नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की थ्रू वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन बाई नॉर्मल कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एस से निकालेंगे। अब की बार फोर्स ऊपर लगा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो आपका वही 5 मीटर है, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। आपको याद है ना एंगल क्या होता है, जो एंगल होता है वो नॉर्मल यानी कि जो फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच का एंगल होता है। अब नॉर्मल क्योंकि ऊपर लगा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे में आपने cos 90 यूज किया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आता है।
वर्क डन बाई एम जी। बच्चों एम जी आपका नीचे की तरफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर की तरफ है, तो फिर से एंगल 90 डिग्री हो गया। तो वही वाली चीज़ है, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 है बच्चों ये, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा कि कैसे अप्रोच करते हैं वर्क की प्रॉब्लम्स को। तो वर्क की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हुए हमेशा आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कंसीडर करना है, और वर्क सब फोर्सेस के थ्रू अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला फ्रिक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 5 kg का ब्लॉक है और इसका जो म्यू है वो 0.5 है। शुरू में ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है t = 0 पर, और ये 30 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा है 37 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है आपको वर्क डन बताना है फ्रिक्शन के थ्रू एंड अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू एट t = 3 सेकेंड। तो आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू। तो बच्चों अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू वर्क डन एंड फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन, दो फोर्सेस के थ्रू वर्क डन निकालना है। अप्लाइड फोर्स के थ्रू कैसे निकालोगे, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर 30 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, तो अब अगर आप इसका कंपोनेंट ले लें तो ये 30 cos 37 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अप्लाइड फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो 30 cos 37 डिग्री इंटू आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वो बोल रहा है t = 3 सेकेंड पे। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि t = 3 सेकेंड पे ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, s = ut + ½ at² लगा के, क्योंकि बच्चों देखो t = 0 पर u 0 था तो आपका ut तो 0 हो गया। अब बात करते हैं ½ at² की, टाइम आपको 3 सेकेंड दिया है। अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन की ट्रिक्स। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन की क्या ट्रिक बताई थी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। अब आगे की फोर्स कितना लगा है, आगे की तरफ जो फोर्स लगा है वो 30 cos 37 डिग्री है जो अप्लाइड फोर्स है, और पीछे फ्रिक्शन लगा है कितना, म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पर बच्चों सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन मिलने से हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो वर्क डन तो चुटकी में निकाल लेंगे। भाई इस फोर्स से वर्क डन निकाल लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जो पीछे फ्रिक्शन है उससे निकाल लो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक स्टेप कदम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स देख लेते हैं कितना है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं वो म्यू इंटू नॉर्मल से निकालते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल से निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जिसको नहीं निकालनी आती होगी वो नेगेटिव मार्किंग करके आएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने लॉज ऑफ मोशन में आपको नॉर्मल रिएक्शन के 3 केस समझाए थे, तो उन तीनों केसेस में मैंने बताया था कि नॉर्मल रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करी जाती है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये ब्लॉक है हमारा प्यारा सा, इस ब्लॉक के ऊपर नीचे धरती माँ की ओर mg लगा है, ऊपर नॉर्मल लगा है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो ये जो अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन का, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक आपका ऊपर की तरफ और एक आपका हॉरिजॉन्टली। तो ये हो जाएगा 30 sin 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 cos 37 डिग्री, 30 cos 37 डिग्री, और ऊपर हो जाएगा 30 sin 37 डिग्री। यानी कि ऊपर 2 चीजें लगी हैं, एक लगा है आपका नॉर्मल और एक लगा है 30 sin 37 डिग्री, और नीचे लगा है mg। तो अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखो ये जो mg है ये आपका 30 cos sin 37 डिग्री प्लस नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है ना, कि जो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 30 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री कितना होता है बच्चों, 3/5 होता है। तो आप यहाँ पर 30 × 3/5 करोगे तो 18 न्यूटन आ जाएगा। इधर 30 cos 37 को सॉल्व कर लो, 30 × 4/5, तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है उनको ये चीज़ पता होंगी, 24 न्यूटन और 18 न्यूटन। तो आपके 2 फोर्स आ गए, 18 न्यूटन जो आपका ऊपर की तरफ लगा है, 24 न्यूटन जो आपका आगे की तरफ लगा है। तो बच्चों देखो ऊपर नॉर्मल प्लस 18 न्यूटन और नीचे mg, तो दोनों फोर्स को बराबर कर दो। तो यहाँ पर नॉर्मल प्लस 18 न्यूटन इक्वल टू mg, क्योंकि मास है 5 kg का तो mg 50 हो गया, तो नॉर्मल मेरा 32 न्यूटन है। तो बच्चों यहाँ से आपको एक चीज समझ आई होगी कि नेगेटिव मार्किंग कहीं भी हो सकती है, अगर आपके थोड़े से भी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू गॉन। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे जो मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल क्या ले लेते हैं, वो नॉर्मल mg के बराबर ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर 3 डायग्राम सिखाए थे नॉर्मल रिएक्शन के लिए। उन डायग्राम के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बच्चों इसका काम जो भी पढ़ाता हूँ ना, ध्यान रखना, मैं जो भी कराता हूँ, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उस सबका कोई इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो एग्जाम में या तो आया हुआ होता है या आ सकता है। तो बच्चों
जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे एक पॉइंट भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसको बड़े रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल है वो 32 आ गया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन पता चल गई तो हमारा आधा काम तो वैसे ही हो गया। अगर हमें नॉर्मल पता चल गई तो हमें क्या करना था, नॉर्मल पता चलने से फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, म्यू टू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो आपने 0.5 लिख ली। नॉर्मल की वैल्यू 32 है, आंसर आ गया 16 न्यूटन। तो हमें पता चल गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 16 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ कितना फोर्स लगा है, 30 का cos 37 डिग्री है, और cos 37 डिग्री कितना आया था, 24 न्यूटन। मतलब अप्लाइड फोर्स है 24 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स है आपका 16 न्यूटन, है ना, 16 है ना, हाँ। अप्लाइड है 24 न्यूटन, फ्रिक्शन है 16 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन का ट्रिक क्या थी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना, लॉज ऑफ मोशन में बताई थी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब 24 माइनस 16 अपॉन टोटल मास कितना, 5। तो 24 माइनस 16 अपॉन 5, यानी कि बच्चों आप अगर गौर से देखें तो यहां पर ये है 16 फ्रिक्शन, ये है 24, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 माइनस 16/5, यानी कि 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो इससे क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है टी इक्वल टू 0 पर यू इक्वल टू 0। आप अगर गौर से देखो तो इसका मतलब यूटी आपका 0 हो गया, लेकिन हाफ एटी स्क्वायर में हाफ की जगह हाफ, ए की जगह 8/5, टी की जगह 3 का स्क्वायर, आंसर आ गया 7.2 मीटर। यानी कि जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो 7.2 मीटर है। तो अगर हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है, नहीं है। हम दोनों फोर्सेस से निकाल लेंगे, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो अप्लाइड फोर्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 24 न्यूटन है, ठीक है। तो वर्क डन बाई फोर्स निकालो, एफ एस कॉस थीटा, तो आपका ये हो गया 24 न्यूटन, क्योंकि जिधर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 7.2 मीटर अभी आया, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ आ रहा है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो दोनों में एंगल 180 हो जाएगा। तो ये कॉस 180 हो गया, है ना। फ्रिक्शन फोर्स है 16 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है 7.2 मीटर का, तो आंसर हमें मिल जाएगा माइनस का 115.2 जूल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करे, लेकिन नीट में ऐसा पूरा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लो। कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नीट में नहीं पूछेगा। इसमें मैंने लॉज ऑफ मोशन को, काइनेमैटिक्स को, सबको मिला के ये क्वेश्चन करवा दिया है। तो इससे आपको एक थॉरोली माइंडसेट बन गया कि हाँ, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं वेरिएबल फोर्स क्वेश्चंस। तो अभी तक हमने कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस देखे, अब हम देखेंगे वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस। तो कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस में क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स था, एफ एस कॉस थीटा। कांस्टेंट फोर्स में थोड़ा अलग है। देखो कांस्टेंट फोर्स का सिस्टम क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 kg का आपका ब्लॉक है और ये शुरू में 0 पोजीशन पर है, मान लो ओरिजिन पे है, तो आपका एक फोर्स लग रहा है 2x + 5। वेरिएबल का मतलब समझ आ गया कि मतलब उसमें कोई वेरिएबल आ गया, मतलब जैसे x है, अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो फोर्स अलग आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो अलग फोर्स आएगा, 2 रखोगे तो अलग फोर्स आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है। तो बच्चों, वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पूछा गया है फाइंड वर्क डन व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। मतलब ये जब ब्लॉक 5 मीटर डिस्प्लेस होगा तो इसका क्या वर्क डन होगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रल dw = इंटीग्रल f.ds s1 से s2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फोर्स कितना है मेरा, 2x + 5 है, 2x + 5, dx की जगह मैंने dx लिख दिया। अच्छा, लिमिट क्या है, लिमिट है यहाँ पर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और शुरू में था 0 से 5 चला गया, तो 0 से 5 चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2x + 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2x² 2 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 0 से 5 काटाकुटी करोगे तो 50 जूल यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आती होगी और आप इसको सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये t = 0 पर u = 0 है, 2 kg का ब्लॉक है, इस पर फोर्स 2t लगा हुआ है। तो आपसे कह रहा है वर्क डन आफ्टर t = 3 सेकंड क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपसे वर्क डन 3 सेकंड के बाद पूछा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, वही कहानी है, 3 सेकंड के बाद पूछा है तो अपना क्या निकालना पड़ेगा आपको, वही आपको देखो वर्क डन क्या होगा अल्टीमेटली। यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स आपका वेरिएबल है लेकिन टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके लिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो f.ds होता है, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों आगे से ऐसे क्वेश्चंस कभी फंस जाएं तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं तो एक बार समझ लो। देखो जो वर्क डन होता है वो f.ds होता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर dt और dt का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ds और dt मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, है ना।
तो ये हो जाएगा मेरा, इसकी जगह फोर्स की जगह फोर्स, इसकी जगह वेलोसिटी और इसकी जगह dt, तो एफ वी डी टी हो जाएगा। यानी कि मेरे को समझ आ गया कि कभी भी फोर्स टाइम का फंक्शन दिया जाए डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, तो हमें वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स की जगह पर एफ वी डी टी यूज करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो बच्चों देखो, फोर्स आपका 2t दिया है, अब हमें यहाँ पर निकालना क्या पड़ेगा। देखो फोर्स तो हमें पता है, हमें अगर वेलोसिटी पता चल जाए कहीं से तो हमारा काम बन जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो 2t के बराबर है, तो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ma के बराबर होता है। अब ये जो ma की वैल्यू है वो कितनी दी है बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो ये 2 है और a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां से a की वैल्यू काटाकुटी करके हमारी t आ गई। अगर एक्सेलरेशन पता चल गया तो वेलोसिटी तो निकल ही जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है बच्चों dv बाई dt और ये t के बराबर है, तो dv क्या हो जाएगा t dt, तो 0 से v तक, 0 से t तक। तो यहां पर अगर आप देखें तो v की वैल्यू जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। v की वैल्यू पता चल गई, तो यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे और dt की जगह dt लिख देंगे, 2 से 2 काट देंगे, आंसर आ गया इंटीग्रल t की पावर 3 dt, 0 से 3 लिमिट हो गई। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर t की वैल्यू आपने कितनी रखनी है, 3, तो 3 का यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 81/4 जूल, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना हो जहां पर फोर्स वेरिएबल हो लेकिन टाइम का फंक्शन हो, तो वहां पर इंटीग्रल एफ वी डी टी यूज करते हैं, ना कि एफ डी एक्स, ठीक है। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन है, ये फोर्स है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है, और ये आपकी पोजीशन है 1,3,6 और वो इनिशियली 0, 0, 0 पर है। तो इनिशियली वो 0, 0, 0 पर है और फाइनली वो 1,3,6 पर है। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को वही बच्चा कर सकता है जिसने वेक्टर को बहुत अच्छे से समझा था, क्योंकि वेक्टर में हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करी थी, पोजीशन वेक्टर की बात करी थी। तो यहां पर हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हमें पता है क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें यहाँ पर फोर्स तो गिवन है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर ले तो हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। तो बच्चों फोर्स हमारा कितना गिवन है, ये गिवन है, तो हमने फोर्स की जगह तो फोर्स लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 1,3,6 फाइनल पोजीशन है, इनिशियली वो 0, 0, 0 पर था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 - 0 i कैप, 3 - 0 j कैप एंड 6 - 0 k कैप। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा आर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, i कैप, 3j कैप और 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करी और हमने इसका डॉट करना है। 2 का जब मैं i में करूंगा तो 2i कैप आपका 2 बचेगा, 3j कैप का आपका 9 बचेगा, 4k कैप 6k कैप का आपका 24 बचेगा, 35 जूल आंसर आ जाएगा। अब जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा उनको इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए बोला जाता है वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स इज द टंग ऑफ फिजिक्स, क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स का ही यूज होता है। और मैंने आपको सबसे पहले वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ाई है, तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्क डन इन 3D। तो 3D में क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, ये मान लो हमारा फोर्स है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप, और ये हमारा सपोज डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जब वर्क डन इन 3D के हों। तो ये x1, y1, z1 से x2, y2, z2 तक आप जा रहे हो, ठीक है। x1, y1, z1 से x2, y2, z2 तक आप जा रहे हो। इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं जब 3D का क्वेश्चन हो। तो बच्चों 3D के क्वेश्चन में वर्क डन ऐसे निकालेंगे, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स x1 से x2, एफ वाई डी वाई y1 से y2, एफ जेड डी जेड z1 से z2। तो आपको ये ध्यान रखना है अपने माइंड में कि जब भी 3D का क्वेश्चन होता है तो इंटीग्रल एफ डी एक्स करने की जगह हमें इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्स का करना पड़ेगा अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, है ना, सब कंपोनेंट्स का अलग अलग करना पड़ेगा और लिमिट भी उनमें उसी कंपोनेंट की रखनी पड़ेगी। जैसे एक्स का ले रहे हैं तो x1 से x2, वाई का ले रहे हैं तो y1 से y2। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। तो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई स्क्वायर जे कैप एंड 2z के कैप। अब यहाँ पर आपसे वर्क डन निकलवा रहा है वो 1, 2, 3 से 4, 5, 6 तक आप जा रहे हो। आपको फाइनल पोजीशन गिवन है, इनिशियल गिवन है, फोर्स गिवन है। तो वर्क डन कैसे निकालोगे, देखो वर्क डन की अपनी फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने बताया था एफ एक्स डी एक्स x1 से x2, है ना, थोड़ी देर पहले। अब देखो यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा एफ एक्स क्या है। एफ एक्स बच्चों वो फोर्स है जो आई कैप के साथ में है, तो आपने एक्स स्क्वायर रख दिया। लिमिट क्या है बच्चों, एक्स की 1 से जा रहा है वो 4 तक, है ना। अब एफ वाई कितना है, वाई स्क्वायर है जे कैप के साथ में, तो आपने वाई स्क्वायर लिख दिया। लिमिट क्या है, वो 2 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो 2 से 5 हो गया। एफ जेड कितना है, 2z है, तो आपने यहाँ 2z लिख दिया। तो एफ जेड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, 2z लिख दो आप, ठीक है। और वो 3 से लेकर 6 तक जा रहा है, 3 से लेकर 6 तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x की पावर 2 है, वो x की पावर 3/3 हो गया, 1 से 4।
ये y की पावर 3/3, 2 से 5, और ये 2z था तो आपका 2 तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर z की वही वाली बात है। तो बच्चों ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसको 2z कर लेना आप। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, तो कैसे करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? देखो सिंपल सी बात है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में आप x की पावर 3/3 है तो 4 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3 करोगे, तो ऐसे करके आपको लिमिट पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर 85 जूल, आपको आंसर यहाँ से मिलेगा। तो मेरा जो मुद्दा था वो कैलकुलेशन बताना नहीं है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेरा मुद्दा था कि यूज कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के थोड़े वर्क डन देख लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्प्रिंग है, ठीक है, ये इससे मास टाइड है। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को पकड़ा और आप यहाँ तक ले आए, तो आपने इसको dx डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब जब वो ब्लॉक यहाँ तक आ जाएगा बच्चों, तो स्प्रिंग इसको अपनी ओर खींचना चाहेगी, है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका एक स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो kx हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा kx। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितनी होगी? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बच्चों कि जो एक्स फाइनल है, आपको ध्यान रखना है, जो एक्स होता है वो हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है, मतलब ये फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, आपको नेचुरल लेंथ से मेजर करना है, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो ये हमारी स्प्रिंग है, ये हमारा ब्लॉक है मास m का, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में ना आपने खींची है ना आपने कंप्रेस करी है, ना इलोंगेटेड है ना कंप्रेस्ड है, एकदम जितनी है उतनी है, ठीक है, वो नेचुरल लेंथ हो गई। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्लॉक, पहले आप ब्लॉक को यहाँ तक लेके गए, तो आप क्वेश्चन को कैलकुलेट यहाँ से कर रहे हो, है ना, आपकी इनिशियल पोजीशन है, फिर आप यहाँ से उठाकर फाइनल पोजीशन तक ले गए, ठीक है। अब देखो इनिशियल पोजीशन पे भी रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, और फाइनल पोजीशन पे भी रीस्टोरिंग फोर्स है। तो अब कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब देखो नेचुरल लेंथ से इनिशियल पोजीशन x1 दूरी पर है और नेचुरल लेंथ से फाइनल पोजीशन x1 प्लस x2 दूरी पर है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर होगा। तो जो x फाइनल है, अगर आप गौर से देखें तो x फाइनल कितना है, x1 प्लस x2 है, तो वहां पे x1 प्लस x2 हो गया। आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो x फाइनल है वो इनिशियल पोजीशन से कभी नहीं लेना, आपको नेचुरल लेंथ से लेना है। तो नेचुरल लेंथ आपकी ये है, ठीक है। तो x इनिशियल x1 प्लस x2 हो गया, है ना। अच्छा x इनिशियल कितना है, x1 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से कर लिया तो यू विल इजिली एबल टू सॉल्व इन एग्जाम एज वेल। तो आपको ये अपने माइंड में बिठा लेना है, कभी भी स्प्रिंग में वर्क डन निकालेंगे तो वहाँ पर हमें हमेशा नेचुरल लेंथ यूज करनी है, इनिशियल पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन आपकी वो भी नेचुरल लेंथ से आएगी और फाइनल भी नेचुरल लेंथ से आएगी, क्योंकि अगर आप बच्चों देखो जब आप स्प्रिंग को यहाँ तक लेके जाओगे तो वो इनिशियल पे तो रुकेगी नहीं, वो तो अपना नेचुरल लेंथ पे आएगी ना। अब जैसे मान लो आपने छोड़ दिया, ये स्प्रिंग थी, आपने इसको खींचा, तो जब वो वापस आएगी तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल लेंथ पे आके टिक जाएगी ना। तो बच्चों इसीलिए नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। तो बच्चों हम देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आप यहाँ पर देख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ होता है, मतलब जैसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आप किसी पार्टिकल को लेके गए, है ना। तो अब जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनमें जो पाथ डिपेंडेंसी होती है वो आपकी नहीं होती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किस रास्ते से गए। जैसे मैं आपको एक बेसिक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, जो शायद आपने स्कूलों में भी देखा होगा जनरली। तो एक बेसिक डायग्राम समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, आपको ए से बी तक जाना है। मान लो आप इस रास्ते गए, या फिर ऊपर होके चले गए, नीचे होके चले गए, ऐसे दाएं बाएं होके चले गए, इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली ए से बी तक आप जा रहे हो हर रास्ते से। तो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। जो फोर्सेस ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, तो जो रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं कि जब आप ऊपर से जाओगे तो अलग वर्क डन आएगा, नीचे से जाओगे तो अलग वर्क डन आएगा। तो ऐसे फोर्सेस आपके नॉन कंजर्वेटिव होते हैं जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं। और जो रास्ते पे डिपेंड नहीं करते, जो डिपेंड करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, अब किसी भी रास्ते से जाओ तो आपको वर्क डन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं अगर वर्क डन, है ना, जो होता है वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पॉइंट पर। और नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज लूप में 0 होता है, मतलब अगर आप देखें तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी से क्लोज लूप है इस तरीके से,
ठीक है। तो इस क्लोज लूप में वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जीरो होगा और नॉन कंजर्वेटिव के केस में ये जीरो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्सेस की ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो आप बात समझ रहे हो मेरी कि अब देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्व्ड रहेंगे। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व्ड रहते हैं, है ना, मतलब जब वापस आ जाते हो तो सेम एनर्जी रहेगी। मतलब ऐसे समझो आपने कोई बॉडी पकड़ी और आपने हवा में ऊपर उछाल दी, जब आप नीचे उसके ग्राउंड पे लेके खड़े थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब आपने उसको ऊपर उछाला तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। लेकिन आपने जब मान लो वो थ्रो किया किसी स्पीड से तो उसकी सपोज काइनेटिक एनर्जी पहले नीचे ज़्यादा थी लेकिन ऊपर गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो बच्चों आप ये समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है ना, मतलब जितनी टोटल नीचे मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ऊपर जाके मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है और हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो भी वर्क होगा वो कंजर्व्ड होगा, है ना, वो आपका वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करने के काम आएगी। तो सीधी सी बात है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस जहां पर कांस्टेंट रहती है चीजें, मतलब वर्क डन आपने वर्क किया तो फोर्सेस कंजर्व्ड हैं, कांस्टेंट हैं, वर्क आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो जैसे फ्रिक्शन हो गया, तो फ्रिक्शन आप दिल्ली से जयपुर गए, तो जब दिल्ली से जयपुर गए तो आपने जो बॉडी आपकी जब कार दिल्ली से जयपुर आप गए कार को लेके तो सड़क पे फ्रिक्शन था, तो आपका उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए गाड़ी का फ्यूल फूका, है ना, और ज़्यादा आपने पेट्रोल खर्च किया, तो बेसिकली वो तो गया ना, अब उसको वापस तो नहीं ला सकते, तो वो नॉन कंजर्व्ड है, मतलब वो कंजर्व नहीं हो सकता, एक बार खत्म तो खत्म, है ना। अच्छा, जैसे विस्कस फोर्स हो गया, इंडक्शन फोर्स, मतलब वही वाली बात है, जितनी भी आपके फ्रिक्शन वाली चीज़ें होती हैं। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी दो तरीके की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हमारी टोटल तीन होंगी, क्या क्या होंगी? देखो, दो तो मोटी मोटी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल में दो पढ़ेंगे, एक इलास्टिक और एक ग्रेविटेशनल। इलास्टिक कौन सी? जो स्प्रिंग वाली होती है, और ग्रेविटेशनल कौन सी? जो धरती माँ की वजह से है, ठीक है। और काइनेटिक कौन सी? जो स्पीड की वजह से होती है। तो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। देखो यहां पर एनर्जी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको मेंशन किया है। एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी होती है काम करने की। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज वर्क, ठीक है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और इसके यूनिट डायमेंशन वर्क जैसे ही होते हैं, ml2 t-2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर किसी बॉडी की आपकी हाइट ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन और हाइट, ठीक है। Potential energy is defined only for conservative force and it does not exist for non-conservative force. Potential energy केवल conservative forces के लिए होती है और non-conservative forces के लिए नहीं होती है। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें मेरे प्यारे बच्चों कि potential energy केवल conservative forces के लिए है, मतलब ऐसे forces जो conserved हैं, ठीक है। जैसे आपके electrostatic forces हो गए, gravitational forces हो गए, ओके। तो ये जैसे friction वगैरह हुआ, इनके लिए potential energy नहीं होती है। तो आई होप कि आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों तो इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो ये हमारी एक स्प्रिंग है जिसका मास m था और ये ब्लॉक है, इससे अटैच था। आपने क्या किया? आपने इसको कंप्रेस किया। आपने इसको क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के कंप्रेस किया। तो जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो मान लो आपने x दूरी तक इसको कंप्रेस कर दिया। पहले ये यहां पर था, अब वो खिसक के यहां पहुंच गया, ठीक है। तो देखो, Let us consider a spring. Its one end is attached to a rigid ball. आपने क्या किया? इस स्प्रिंग का रिजिड बॉल से वन एंड अटैच किया, दूसरा आपने एक ब्लॉक मास m की स्प्रिंग से अटैच कर दिया। We apply an external force on mass m in the left direction. आपने इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऐसे पुश किया, इसको कंप्रेस किया, ठीक है। तो स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो गई x डिस्टेंस, देखो यहां पर आप देख सकते हो x डिस्टेंस कंप्रेस हो गई। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो आपकी जो एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में वो क्या होगी? वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जो होगी हाफ k x स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बच्चों, हाफ k एक्स स्क्वायर यहाँ पर एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। मतलब आपने ताकत लगाई, आपने इसको कंप्रेस किया फोर्स लगा के, तो फोर्स उससे क्या हुआ? वर्क हुआ होगा, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो
वो जो वर्क हुआ वही वर्क आपका बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो मतलब ये कंजर्व फोर्सेस की वजह से है। तो यहाँ पर आप देखो कंजर्वेशन में क्यों फीलिंग आ रही होगी, मैंने जो वर्क किया वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, वो खर्च नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर फ्रिक्शन होता तो मेरा जो वर्क है वो फ्रिक्शन में खत्म हो जाता, और एक बार खत्म तो खत्म, ऐसा थोड़ा ना होगा कि वापस लेके आओगे तो वो रीस्टोर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या कि दिल्ली से जयपुर गए तो जितना पेट्रोल खर्च हुआ जयपुर से दिल्ली आने में ऑटोमेटिक रिफ्यूल हो जाएगी गाड़ी, ऐसा तो नहीं होता। दिल्ली से जयपुर जाने में एक बार पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और जयपुर से फिर दिल्ली आने के लिए दोबारा पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्व फोर्सेस होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके एक्स स्क्वायर। अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स आपके हटा दिए जाएं, रिमूव कर दिए जाएं, तो जो मास है इज फ्री टू मूव, देन ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी इन द स्प्रिंग इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। मतलब यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है पॉइंट कि अगर आप इस एक्सटर्नल फोर्स को आप हटा भी दोगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको कंप्रेस्ड कर दिया है और कंप्रेस करने की वजह से जो वर्क किया था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा भी दोगे ना तो ये पीछे आएगी वापस जाएगी, पीछे आएगी वापस जाएगी, तो ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब यहां पर अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने देखा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब आपने किसी बॉडी को ऊपर हाइट तक उठाया, मान लो आपने कोई बॉडी है यहां से हाइट तक आपने उठा दी, तो इट एक्वायर्ड सम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। बच्चों जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज इन कॉन्फिगरेशन या पोजीशन की वजह से होती है। The potential energy due to height is called gravitational potential energy. Let us consider a ball B. आपने सपोज एक बॉल B कंसीडर करी which is raised by a height h. आपने इसको h हाइट पर रीच कर दिया, मतलब ये बॉल B है जिसका मास सपोज m है और इसको आपने h हाइट तक रीच कर दिया। तो इसको एनालिसिस करते हैं इसकी। तो ऐसा करने में हमें काम करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। भाई देखो सीधी सी बात है, नीचे धरती माँ की ग्रेविटी लगी है और बॉल को हम ऊपर उठाना चाहते हैं, तो नीचे mg लगा है, तो वर्क डन बाई mg अपोजिशन फोर्स है ना, उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो बच्चों दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दी बॉल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो वर्क हमने किया, मतलब देखो हम बॉल को जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमें mg के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं ना ये वेस्ट नहीं होगा, ये स्टोर्ड हो जाएगा बॉल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वहीं पर अगर आप एक गाड़ी को दिल्ली से जयपुर लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से जो पेट्रोल फूक गया, जो वर्क हुआ वो खत्म हो गया। अब आप जयपुर से जब दिल्ली आओगे तो आपको दोबारा फ्यूल भरवाना पड़ेगा, तब जाके फिर दोबारा खर्च होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप जब बॉल को ऊपर लेके गए तो वो जो आपने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वर्क डन क्या होगा? F अप्लाइड इनटू H, है ना भाई, जो कितना है mgh के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप h हाइट पर लेकर गए और आपका नीचे mg फोर्स लगा है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। फर्दर अगर बॉल बी को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी शुरू में मान लो, देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि जब आप बॉल को यहां से उठा के लेके गए ऊपर तक, तो एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मान लो जब आप बॉल को उठा के लेके गए सपोज यहां से, तो उसकी पहले से ही कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब सपोज वो पहले से कुछ हाइट पर थी और फिर आप ऊपर लेके गए, तो ऐसे केस में जो आपका जो बेसिकली आ जाएगा UH, वो क्या आएगा? वो आएगा UH माइनस U0 mgh के बराबर आएगा। मतलब देखो ये बेसिकली जो हम कर रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा, ये बेसिकली डेल्टा U है जो mgh आ रहा है, मतलब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है जो mgh के बराबर आ रहा है। अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेते हो तो u मान लो और बाद में वो u हो जाती है, तो u माइनस 0 इक्वल टू mgh करोगे तो u की वैल्यू mgh आ गई। लेकिन क्या हो अगर इनिशियल 0 की जगह कुछ और हो, तो कुछ और होने का मतलब क्या है? सपोज इनिशियल आपके पहले से एक U0 वैल्यू है और आप ऊपर लेके जा रहे हो तो U हो जाती है, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अब जो आप ये अचीव करेगी पोटेंशियल एनर्जी, वो U माइनस U0 इक्वल टू mgh अचीव करेगी। तो बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो रेफरेंस पॉइंट की अगर पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 ले ली तभी पोटेंशियल एनर्जी को सीधे सीधे mgh लिखा जा सकता है। अदरवाइज आपको वो पोटेंशियल एनर्जी, जब देखो जो जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी थी और जब आप हाइट पर लेकर गए तो हाइट में से जमीन वाली घटा दोगे तो आपको mgh मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बॉल बी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है U0, ठीक है, जो पहले से है, और हाइट पर UH है, तो आपका जो mgh आएगा वो UH माइनस U0 आएगा। अगर पहले से कुछ उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी तो बच्चों सीधी सी बात है, आई होप कि आप इस बात को क्लियरली समझ रहे होंगे। अगर U 0 है, मतलब मान लो वो ग्राउंड पर है और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फिर ऐसे केस में जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, तो ऐसे केस में जो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh हो जाएगी, जो हमने रट के रखा हुआ है। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने रटा हुआ होगा, ठीक है।
जनरली अगर दो बॉडी जिनका मासेस m1 और m2 है, अगर उन्हें आप सेपरेट करते हो r डिस्टेंस से, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो u इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r होती है। तो इसको ग्रेविटेशनल में और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी बॉडी में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन स्टोर्ड होती है, ठीक है, मतलब बॉडी चलती है उसकी वजह से जो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से आती है, ठीक है, जहां पर m मास होता है और आपका v आपकी वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है ना। तो लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहां पर अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस रिलेशन मिलेगा, जो आपके बार बार क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता रहता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m का होता है। बच्चों ये जो रिलेशन होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर पे डिपेंड कर जाएगी। तो यहाँ पर अच्छा, अब देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे पता है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m है, तो अगर मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2m को इधर लेके जा सकता हूँ। तो मेरा जो पी स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 2m के आ जाएगा। तो मेरी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2m के, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। तो देखो ग्राफ कैसे कैसे आ सकते हैं, p जो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो √2m के, मतलब e के मतलब काइनेटिक एनर्जी है, 2m के बराबर है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं y एक्सिस पर √e के और x एक्सिस पे p, तो यहाँ से आप देखो जो p और √e के हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ सिखाए थे। द ग्राफ बिटवीन e के एंड 1/m इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे, सिंपल सी बात है यार, आपको क्या करना है, अब की बार p कांस्टेंट कर देना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा p है वो √2m के है। अब क्योंकि p कांस्टेंट है तो मतलब यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, देखो यहां से मुझे सीधी बात समझ आ रही है, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले लूं तो ये p स्क्वायर इक्वल टू 2m के हो जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारा मास और जो k है वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। k मतलब काइनेटिक एनर्जी, मास मतलब यहाँ पर मैं e रख देता हूँ, आपको गलती ना हो। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली वो स्प्रिंग कांस्टेंट मत समझना, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो मास और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। तो अगर मैं इधर काइनेटिक एनर्जी और मास ले लूंगा तो हमारा कैसा ग्राफ हमें मिलेगा, हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, ठीक है। और हम इसको अगर बनाएं तो अब हम √e के और 1/p के बीच में ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, सीधी सी बात है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से, फिर से वही रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, ठीक है। अब की बार आपका 1/p के बीच में और √e के बीच में है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों तो यहाँ पर ये रूट और ये 1/p, ठीक है, तो इसके बीच में, तो यहाँ पर फिर से ये इन्वर्स हो जाएंगे और ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई खास प्रॉब्लम आपको होगी। बच्चों आपको 2-4 पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं एनर्जी से रिलेटेड। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी इन क्लोज लूप इज 0। मैंने आपको पहले ही बताया कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होते हैं क्लोज लूप में वो 0 होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में नॉन 0 होते हैं। दूसरा, अगर मोमेंटम दो बॉडीज का इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी की ज्यादा होगी, ठीक है। अगर दो बॉडी का मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। और हम जानते हैं अगर मोमेंटम इक्वल है तो मास वेलोसिटी के इनवर्स हो जाएगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो जो मोटा होगा वो कम वेलोसिटी से चलेगा और जो पतला होगा वो ज्यादा वेलोसिटी से चलेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू P2 अगर हम करेंगे तो √2m1 E1 इक्वल टू √2m2 E2 हो जाएगा। E1 मतलब काइनेटिक एनर्जी है ये, तो यहां से रूट से रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें E1/E2 इक्वल टू m2/m1 मिलेगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी दो बॉडीज की सेम है तो मोमेंटम हैवियर बॉडी का ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है यार, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है √2m e के, ठीक है, और या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो मोमेंटम 2m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √2m के, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर E1 E2 के बराबर है तो आपका P1/P2 √m1/m2 के बराबर हो जाएगा। देखो यार, हमारा जो अगर आप गौर से देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो p²/2m के बराबर थी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो बच्चों p² आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2m के बराबर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे रेशियो निकालना है P1 और P2 का तो मैं क्या करूंगा,
P1/P2 का स्क्वायर जो हो जाएगा, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा 2 से 2 वैसे ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m1/m2, ठीक है। तो रूट को उधर ले जाओगे तो P1/P2 किसके बराबर आ जाएगा, रूट m1/m2 के बराबर, ठीक है बच्चों। तो इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक से पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई खास दिक्कत आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कुछ और चीज़ों की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेन चीज़ों की, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है। अभी तक तो बेसिक चीज़ें थी, हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने थोड़े देखा कि जब हम मोमेंटम से रिप्लेस कर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है, ठीक है। हमने और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है, सब उसी फॉर्मूले से रिलेटेड हमने देखा था। अब बच्चों आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है -du/dx। आपको ये रिलेशन एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फोर्स क्या होता है, -du/dx, ठीक है। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अब इसको समझते हैं, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हों तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे। ये तो आपका नॉर्मल हमने लिख दिया, लेकिन अगर तीनों कोऑर्डिनेट हैं, सपोज फोर्स आपका fxi कैप, fy_j और fz_k कैप दिया है, तो इसको कैसे मेंशन करोगे। तो जो फोर्स होगा बच्चों वो ∂u/∂x, ∂u/∂y एंड ∂u/∂z हो जाएगा। मतलब इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी एक्सेस हैं बच्चों, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, उन सबका इंडिविजुअल आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। और बच्चों ये सबके ऊपर माइनस रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है तो आपने माइनस लिख दिया। देखो फर्क क्या है, यहाँ पर हम पूरी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको बाइफरकेट करके दी गई है। जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो अब आपको अलग अलग पकड़ के डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उन सबको जोड़ देना होगा, और सबको जोड़ के आगे माइनस लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे पेपर में सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका कि u आपका xyz के बराबर है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो xyz के बराबर है, तो आपको बताना है फोर्स क्या होगा। अब देखो बच्चों सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, माइनस ∂u/∂xi कैप प्लस ∂u/∂yj कैप प्लस ∂u/∂z_k कैप, ठीक है। तो बच्चों देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी xyz दी है, तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे सब में और डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे, कोई खास दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो xyz का जब मैं डेल x के साथ में डिफरेंशिएट करूंगा तो x हट जाएगा, केवल yz बचेगा, और मैं जब y के साथ में करूंगा तो y हट जाएगा, xz बचेगा। z के साथ में करूंगा तो z हट जाएगा, xy बचेगा, और इस तरीके से हम यहाँ पर आसानी से इसको अचीव कर लेंगे। देखो ∂u/∂x में जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्योंकि इसकी वैल्यू xyz है तो x हट जाएगा, केवल yz बचेगा, और इधर आपका ∂y में xyz है तो y हट जाएगा, xz बचेगा, और इधर z में xyz में z हट जाएगा, xy बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये i कैप, ये j कैप, ये k कैप, और आगे आपने माइनस लगा दिया, तो फोर्स का जो आंसर आया हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चुटकियों में डिफरेंशिएट करना है, ओके। अब यहाँ पर है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीज़ें, कैसे हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। इक्विलिब्रियम बच्चों 3 तरीके के हो सकते हैं, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो आपको मैंने यहाँ पर मेथड्स बताए कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, du/dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि फोर्स क्या था, -du/dx। तो पहले आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। क्यों करना है फोर्स फाइंड आउट, फोर्स हमें इसलिए फाइंड आउट करना है बच्चों क्योंकि आपको पता हो अगर, तो यहाँ पर देखो फोर्स जो होता है इक्विलिब्रियम के केस में 0 होता है, क्योंकि जो F नेट होता है वो इक्विलिब्रियम में 0 होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले फोर्स फाइंड आउट करना है और उस फोर्स को 0 के बराबर कर देना है। तो उससे फायदा क्या होगा, हमें यह पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन एग्जैक्टली किस जगह पर है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक बार जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू आई फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो उससे क्या मिलेगा हमें, उससे हमें इक्विलिब्रियम के बारे में पता चलेगा। अगर देखो अगर हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल है। अगर 0 से कम आती है तो अनस्टेबल है, और 0 के बराबर आती है तो न्यूट्रल है। मतलब सीधी सी बात है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करने से तो आंसर पॉजिटिव है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर माइनस में आती है, 0 से कम आती है तो अनस्टेबल है, और अगर 0 आती है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन है आपका x⁻³ -27x
है ना, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी। बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है u की पावर x की पावर 3 माइनस 27x। अब हमें क्या करना है, हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था कि आप du/dx फाइंड आउट करो, आप फोर्स को फाइंड आउट करो और फोर्स को जीरो कर दो, ठीक है। तो पहला स्टेप du/dx फाइंड आउट किया, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर 3 बाहर आ जाएगी, तो 3x² हो जाएगा और 27x में x हट जाएगा, केवल 27 बचेगा। अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो हमारा फोर्स आया है उसको जीरो के इक्वल कर दो, तो हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू +-3 मिल जाएगी, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर x की वैल्यू +3 भी है और -3 भी है, क्योंकि अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो अंडर रूट से जो वैल्यू निकलती हैं वो +- दोनों होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड स्टेप डन हो गया, हमें ये पता चल गया बेसिकली कि किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है ये हमें अब बताना है, वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें x की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, पावर बाहर चली जाएगी, तो 6x मिलेगा, क्योंकि 27 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया, हमें 6x मिल गया, यानी कि हमें सब कुछ पता चल गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो हमें क्या पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्योंकि x की वैल्यू +3 और -3 दोनों है। तो जब मैं बच्चों देखो x की वैल्यू जब इसमें पुट करूंगा, जब मैं +3 पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा +18, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया, और जब मैं -3 पुट करूंगा तो -18 मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया। मतलब इसमें दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी कि कैसे हम इक्विलिब्रियम के पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस स्टेप के ऊपर आप प्रैक्टिस करें और आपको फटाफट आंसर मिलने लगेंगे, ओके। अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों दिस इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो पूरी फिजिक्स में बार बार काम आ जाती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मसालेदार, बहुत अच्छी है और इसके ऊपर हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, आगे बढ़ते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारी बेसिक इसकी इक्वेशन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो ऑल फोर्सेस कितने हो सकते हैं किसी भी बॉडी पे, हमारे पेपर में या हमारे लेवल पे सिर्फ 3-4 तरीके के फोर्सेस हमें मिल सकते हैं। पहला मिल सकता है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके के जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हो गए। दूसरे मिल सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जैसे फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ठीक है। तीसरे मिल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब मैंने अलग से कोई फोर्स बॉडी पे लगा दिया, ठीक है। चौथा मिल सकता है सूडो फोर्स, ये पी मतलब सूडो है, तो सूडो फोर्स मिल सकता है। अब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने लॉज ऑफ मोशन में आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस हमें मिल सकते हैं, तो इन सबकी वजह से वर्क डन निकालोगे और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ½ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने काइनेटिक एनर्जी होती है ½ v स्क्वायर, उसको ओपन कर दिया है, तो ½ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर मैंने कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखते हैं पहला केस। तो पहला केस मतलब देखो जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखी है इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज है कि सूडो फोर्स अगर जीरो हो तो क्या होगा। बच्चों अगर सूडो फोर्स जीरो है तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड है, सूडो फोर्स जीरो कब होता है, सूडो फोर्स जीरो तब होता है जब आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका इनर्शियल होता है ना। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, अगर सूडो फोर्स जीरो हो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों देखो हमारे जो 4 फोर्सेस थे उनमें कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, 4 हमने फोर्स लिए थे। तो बच्चों देखो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस आपका ई फाइनल माइनस ए इनिशियल के बराबर हो जाएगा। आपको बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम को एज इट इज यूज नहीं करना है। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस के केस में यूज होगी। लेकिन बच्चों सिनेरियो क्वेश्चन के अलग से अलग होते हैं। जैसे इस वाले सिनेरियो में आपका सूडो फोर्स जीरो है, आपको सूडो फोर्स यहाँ यूज ही नहीं करना। तो जब सूडो फोर्स जीरो हो तब ऐसे केस में आपको क्या यूज करना है, आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस आपका चेंज इन एनर्जी के होगा। अब यहां पर देखो इसमें और उसमें अंतर है।
यहाँ पर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, जबकि पिछले वाली इक्वेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी। तो बच्चों ये वर्क एनर्जी थ्योरम के ही अलग अलग डेरिवेशंस हैं, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन तो कराने नहीं बैठूंगा आपको, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्रैश कोर्स में डेरिवेशन तो नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर ऑल फोर्सेस ना हो, कोई फोर्सेस कम हो, तो ड्राइव करके अलग अलग इक्वेशन निकलती हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस आपका क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना। अब यहाँ पर ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगली पॉसिबिलिटीज है केस 2, जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके जीरो हो, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो और एक्सटर्नल भी जीरो हो। जैसे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में केवल सूडो फोर्स जीरो था, लेकिन अब की बार हमने तीनों फोर्स को जीरो कर दिया, सूडो फोर्स जीरो, नॉन कंजर्वेटिव जीरो, एक्सटर्नल जीरो। तो अब कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, जब कोई भी फोर्स जीरो हो और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, मतलब जैसे आपने किसी बॉडी को फेंका ऊपर, जैसे आपने कोई बॉडी पकड़ी और आपने ऊपर फेंक दिया एच हाइट पे, तो अब यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों ऐसे केस में आपको सिर्फ यूज करना है ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। यहाँ पर लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो इनिशियल एनर्जी थी वो फाइनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अप्लाई व्हेन ऑल दी कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके एग्जिस्ट करते हो, केवल ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना कोई सूडो फोर्स है। जब कोई भी फोर्स ना हो और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, या तो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन हो, है ना, बिना किसी वर्क मतलब बिना किसी फ्रिक्शन के, है ना, या फिर आप सीधे एक एच हाइट पे किसी बॉल को फेंक रहे हो, उस तरीके के क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में कराऊंगा तो वो वाले, तो उनमें सब में आपको सीधे क्या करना है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लग सकता है जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस की वजह से वर्क जीरो है, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई जरूर करेंगे और तभी हमें समझ आएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, ठीक है। अब देखो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है। हमने वर्क पावर एनर्जी की जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको तीन तरीके से देखा। पहला तरीका क्या था, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा के ई, ठीक है। लेकिन उसमें हमारे सारे फोर्सेस थे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस एंड वर्क डन बाई सूडो फोर्सेस। तो ये हमारा डेल्टा के ई के बराबर था। फिर हमने उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखी। पहली पॉसिबिलिटीज क्या थी, पहली पॉसिबिलिटीज थी कि जहां पर आपका सूडो फोर्स जीरो हो, तो ऐसे केस में हमारा वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस निकल के आया था हमारा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जहां पर ई क्या था, मैकेनिकल एनर्जी थी, और मैकेनिकल एनर्जी बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। फिर हमने दूसरा सिनेरियो देखा कि जहां पर आपका नॉन कंजर्वेटिव जीरो था। जब नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो गया तो ऐसे केस में हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिली कि वर्क डन जो होगा वो आपका, मतलब वहां पर हमें क्या देखने को मिला कि ई इनिशियल ई फाइनल के बराबर हो जाएगा। तो ये बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम के डेरिवेशंस होते हैं, और ये मैं अभी आपको नहीं करा सकता, बस आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्रैश कोर्स के अंदर ये डेरिवेशन नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन ऑल फोर्सेस, डब्ल्यू ऑल फोर्सेस, देखो ये कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन, देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। जब सारे फोर्सेस होते हैं तो वर्क डन ऑल फोर्सेस होता है डेल्टा के ई के बराबर, ठीक है। व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो आपका ई इनिशियल ई फाइनल के बराबर होता है। तो ई इनिशियल क्या होता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और ये होता है के फाइनल प्लस यू फाइनल। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, तो कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस तरीके के आते हैं। देखो एक कैसा क्वेश्चन है, ये आपका एक इंक्लाइंड वेज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका एक ब्लॉक है, इसको रिलीज किया गया है और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। तो जब इसको रिलीज किया जाएगा तो ये ब्लॉक आएगा, है ना। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है बच्चों, ये आपका ग्राउंड है एक तरीके से, है ना। ये मतलब ग्राउंड पे रखा हुआ, और यहाँ पर हमने रेफरेंस मान लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, है ना, क्योंकि जब वो एच हाइट पर होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो रिलीज किया गया है तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब वो वापस आएगा यहाँ पर,
तो क्योंकि बच्चों देखो, ब्लॉक जब नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो स्प्रिंग को अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा। तो जब स्प्रिंग को अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो काइनेटिक एनर्जी फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है? हमें यहाँ से समझ आ रहा है यहाँ पर एक और बात आपने देखी होगी, यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कौन कौन से? पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो और काइनेटिक एनर्जी है। तो इनके अलावा यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं है, जैसे फ्रिक्शन नहीं है ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही कोई यहाँ पर सूडो फोर्स है। तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व हम करेंगे। देखो ये वेज है हमारा जिसके ऊपर ये ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। आपसे पूछा गया है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पर टच कर जाएगा नीचे तो ये कितना इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, है ना। तो आपको इसका कंप्रेशन पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे इसका कंप्रेशन? आपको अगर पता हो तो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होता है या स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। चलो देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर बच्चों, देखो मैं इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है। देखो क्योंकि यहाँ पर सूडो फोर्स क्या है? जीरो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, क्योंकि आपने ऐसा तो देखा नहीं कि ब्लॉक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा है। वो तो पहले से अपने आप ही नीचे आ रहा है, क्योंकि वो एक हाइट पर रखा हुआ है और वो नीचे अपने आप ही लुढ़क जाएगा, क्योंकि धरती माँ उसे अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल इस क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वर्क पावर एनर्जी का केस नंबर 3 यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या था? E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं। तो जहां पर बच्चों केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहां पर आप E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल कर दो और आपका क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा। अब शुरू में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या थी? क्योंकि बच्चों ब्लॉक हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी थी ग्रेविटेशनल वाली। क्योंकि बच्चों काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि उसको रिलीज किया गया था, ठीक है। तो यहां पर ई इनिशियल क्या होगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ई फाइनल क्या होगा? के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब अगर आप देखो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल थी। कितनी थी? हाइट पर थी तो mgh हो गई, ठीक है। अच्छा, अब के फाइनल, क्योंकि बच्चों देखो वो नीचे आया और नीचे अगर स्प्रिंग नहीं होती तो वो उसको पार कर जाता वेज को, लेकिन स्प्रिंग थी तो जो काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक की जो तेजी से आएगा वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा और रुक जाएगा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। यू फाइनल, अब देखो यू फाइनल में दो चीज़ें हैं बच्चों। जब वो ब्लॉक नीचे आ गया तो उसमें दो पोटेंशियल एनर्जी हैं, एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट पर आ गया है और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब एक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है इसकी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग की वजह से है। पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है के फाइनल जीरो, यू फाइनल हो जाएगा आपका, क्योंकि यू फाइनल दो है। एक है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो है और एक है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो आपने जीरो रखा और हाफ के एक्स स्क्वायर रख दिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जब हम यू इनिशियल की वैल्यू रखेंगे mgh तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? √2mgh अपॉन k, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। कभी भी गलती ना हो। देखो वैसे तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, जैसे नॉर्मली आपने किताबों में सॉल्यूशंस देखे होंगे। किताबों में ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या लिखा रहता है? किताबों में लिखा रहता है क्योंकि ब्लॉक h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधे सीधे mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर करके x की वैल्यू निकल जाएगी। बट लेकिन कभी गलती ना हो, आपसे कोई पहलू छूट ना जाए, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इतनी जल्दबाजी के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है क्या? फ्रिक्शन को, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो अगर पिक्चर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाते हैं तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखो ये हमारा ब्लॉक m था, शुरू में ये रेस्ट पर था, मतलब रेस्ट पर नहीं था, शुरू में इसकी इनिशियल स्पीड कुछ v0 थी t इक्वल टू 0 पर। अब ये क्योंकि आगे की तरफ आ रहा है तो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। और इसने L0 दूरी कवर की है और ये जिस सरफेस पे चलता है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस L0। ब्लॉक यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया और वो इतनी दूरी चलने के बाद में रुक जाता है।
तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल नॉट, तो इस एल नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको याद हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम की मैंने आपको सेकंड जो केस बताया था वो क्या था, सेकंड केस था कि जब पिक्चर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाते हैं तो फिर ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, तो फिर ऐसे केस में हम यूज करते हैं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो आपको उसी फॉर्म को यूज करना है यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। देखो क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन यहां पर पिक्चर में आ चुका है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इसलिए हम यूज करेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया कोई एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स केवल फ्रिक्शन है। अच्छा ई फाइनल आपका ई फाइनल ई इनिशियल, चलो देखते हैं। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, है ना। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपका एल नॉट है और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एल नॉट, है ना, ये म्यू इंटू एम जी इंटू एल नॉट, ठीक है। माइनस में क्या होगा, क्योंकि वर्क डन में क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे है और फ्रिक्शन पीछे है तो थीटा 180 डिग्री है, तो इसीलिए आपका माइनस म्यू एम जी एल नॉट होगा। अच्छा अब बात करते हैं ई फाइनल की। तो बच्चों देखो क्योंकि फ्रिक्शन की सरफेस पे चल रहा है तो एक टाइम बाद ब्लॉक रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई फाइनली। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि वो ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर ही हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कब पिक्चर में आती है, जब कोई हाइट पर होता है। अब क्योंकि वो ग्राउंड पर ही है तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली जीरो है। अब क्योंकि यहाँ कोई स्प्रिंग तो है नहीं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, तो देखो फाइनल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि रुक भी जाएगा तो काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो है। लेकिन इनिशियली अगर आप देखें तो एक काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको काटाकूटी कर लो तो यहां से एल नॉट की वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चंस को कराओगे पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और कठिन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर फ्रिक्शन भी दे दिया और हमने अब की बार एक एक्सटर्नल फोर्स भी दे दिया, ये एफ नॉट हमने एक्सटर्नल फोर्स भी दे दिया। तो फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में, इसमें फर्क ये है कि अब की बार हमने एक एक्सटर्नल फोर्स दे दिया है और पिछली बार वो जीरो था। तो अपनी रफ कॉपी में आप एक बार ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन है म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये इनिशियली रेस्ट पर है, देखो अब की बार यू जीरो है, टी जीरो है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब क्योंकि बच्चों एक एक्सटर्नल फोर्स इसको खींच रहा है तो एक टाइम बाद ये एक एक्सेलरेशन गेन कर लेगा और एक वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो आपसे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी जो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो स्प्रिंग है और ना ये हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, ठीक है। तो और डिस्प्लेसमेंट एल है, एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, एफ नॉट इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन के द्वारा कितना होगा, वही म्यू एम जी एल, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एफ एक्सटर्नल एंड एफ नॉन कंजर्वेटिव आपके गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ये भी यूज कर सकते हो क्योंकि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस डेल्टा के ई होता है। और आप नॉर्मल अपनी जो इक्वेशन है ई फाइनल माइनस ए इनिशियल भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो आप ये भी यूज करोगे तो भी आंसर फटाफट आ ही जाएगा। W एक्सटर्नल कितना है, एफ नॉट एल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नॉन कंजर्वेटिव यानी कि फ्रिक्शन तो माइनस म्यू एम जी एल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल है हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल थी जीरो, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 2 एफ नॉट एल माइनस 2 म्यू एम जी एल अपॉन एम, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन है अगला। तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपकी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है नीचे जीरो, ठीक है। मतलब वो एक ब्लॉक है, एक एच हाइट पर है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी और वो नीचे आता है, और ये स्प्रिंग है, मतलब इसमें दोनों पोटेंशियल एनर्जी का रोल है, ग्रेविटेशन वाली भी है और स्प्रिंग वाली भी है। अच्छा अब ये फ्रिक्शन है, मतलब म्यू यहाँ पर फ्रिक्शन है और ये रिलीज किया गया है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। अब क्योंकि वो स्प्रिंग पे ही आ रहा है तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। उन्हें क्वेश्चन ने पूछा है कि जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा तो ये कितना कंप्रेस हो जाएगी, तो कितनी कंप्रेस होगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर में।
तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अपर सरफेस स्मूथ बिलो फ्रिक्शन, इसमें थोड़ा सा इसको टफ बना दिया गया है क्वेश्चन को। टफ कैसे है, इसमें ये जो अपर सरफेस है, ये वाली सरफेस स्मूथ है, बिना फ्रिक्शन के है, और स्प्रिंग वाला पोर्शन आपका कैसा है, फ्रिक्शन वाला है। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। इतना नीट में नहीं आएगा, जेईई मेंस में आ सकता है, बट लेकिन बच्चों वही वाली बात है कि आपको तो प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा कठिन कर भी लोगे तो इजी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। हो सकता है कि इसका कोई पोर्शन आपका काम आ जाए, ठीक है, लेकिन आप सीख लो, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो अच्छा, आप लोगों को बस एक चीज माननी है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग इज एक्स। आप ये मान लो कि इस स्प्रिंग में कंप्रेशन सपोज एक्स होगा और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। ब्लॉक आपका रिलीज किया गया, काइनेटिक एनर्जी 0, हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है mgh। अब क्योंकि वो किस पर आ रहा है, क्योंकि वो स्प्रिंग पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रुक जाएगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, ठीक है। अब क्योंकि वो ग्राउंड पर, मतलब जीपी 0 है, मतलब ग्राउंड पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली 0, लेकिन कौन सी बच जाएगी, हाफ kx² वाली पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन का भी वर्क डन होगा तो माइनस म्यू mgl0 वाला जो है वो लग जाएगा, एंड दैट्स इट, यू कैन डू इट, ठीक है। तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो वर्क डन है ऑल फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें बच्चों तो ये क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना। तो वर्क डन बाई फोर्सेस मतलब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में है बच्चों, वो अगर 0 होती तो कर लेते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये आप अगर गौर से देखो तो के फाइनल और के फाइनल आपकी 0 है, क्योंकि ब्लॉक फाइनली रेस्ट पर आ जाता है, और ये म्यू मतलब ये mg है, मतलब आप देखो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पर आ रहा है, मतलब ग्राउंड पर आ रहा है, तो जीपी 0 हो गई, ठीक है। लेकिन बच्चों जीपी 0 होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि बेशक वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन वो स्प्रिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो है हाफ kx², ठीक है। अच्छा, ये यू स्प्रिंग हो गया, है ना, मतलब ये आपकी फाइनल वैल्यूज हैं। देखो मैंने क्या किया है, के फाइनल की जगह के फाइनल लिख दिया, यू फाइनल की जगह मैंने 2 वैल्यूज लिखी, एक तो आपकी ग्रेविटेशन वाला यू और एक आपका स्प्रिंग वाला यू। ये तो एग्जिस्ट करता है ना स्प्रिंग वाला यू, तो ठीक है। अच्छा, के इनिशियल आपका 0 था क्योंकि रिलीज किया गया था, यू इनिशियल आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वो हाइट पर था तो mgh हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी घटाई है तो वो वर्क के बराबर आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर गौर से देखें बच्चों तो यू स्प्रिंग आपका हाफ kx² हो जाएगा, है ना, और इधर केवल mgh बचेगा, तो माइनस mgh हो गया। यानी कि हमारे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस आ जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब क्योंकि बच्चों वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में केवल फ्रिक्शन ही तो है, क्योंकि ऑल फोर्सेस में देखो क्या क्या होता है, जब मैंने आपको बताया जब जब पिक्चर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं, है ना, तो ऐसे केस में वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू यू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम की सेकंड वर्जन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो कोई और फोर्स है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर केवल वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और वो एक ही है, वो है फ्रिक्शन, ठीक है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कितना होगा, बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पर जी की जगह जी कॉस थीटा आ जाएगा, इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। म्यू mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मैंने x माना था, क्योंकि भाई देखो अगर आपको गौर से याद हो तो जो मैंने यहाँ पर कंप्रेशन x माना था, तो अगर आप गौर से देखें तो ये फ्रिक्शन केवल स्प्रिंग वाले एरिया में है। तो बच्चों फ्रिक्शन क्योंकि स्प्रिंग वाले एरिया में है, तो जितना फ्रिक्शन पर डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगी, उतना ही ये ब्लॉक भी तो आगे ही जाएगा केवल, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, तो इसीलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि फ्रिक्शन तो पीछे है और ब्लॉक आगे है, तो कॉस थीटा वही माइनस है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने माइनस लगा दिया है कॉस 180 की वजह से। और ये जी कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर mgh की अगर हम बात करें तो ये हाफ kx² की वैल्यू रखी, mgh की यहाँ पर वैल्यू रखी, और आपको x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को एक साइड ले लो और mgh को एक साइड ले लो, सॉल्व करके आप इसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली क्योंकि ऐसे वैल्यूज का क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको
प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी पेपर में, तो इसलिए आप यहाँ पुट करके इसको वैसे ही सॉल्व कर लेना। बट लेकिन अल्टीमेटली मेरा जो कहने का मतलब था वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से था, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम के तीन डेरिवेशंस को लगा के। पहला, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस होता है डेल्टा के ई। अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है और पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या यूज करना है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अच्छा, तीसरा वर्जन क्या था कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अपना चेन प्रॉब्लम्स। तो बच्चों चेन प्रॉब्लम्स हमारी पूछते हैं एग्जामिनर, तो कैसा होता है चेन प्रॉब्लम्स में, क्या होता है एक चेन होती है या तो वर्टिकल खड़ी होती है या किसी टेबल पे आप लटका देते हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली आती हैं। तो वेरिएबल मास सिस्टम होता है बच्चों चेन में। वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब क्या है कि जितनी हाइट पर जाओगे चेन या जितनी चेन लंबी पकड़ते जाओगे उतना ही उसका मास बढ़ता जाएगा। मान लो एक इतनी बड़ी चेन है, ठीक है, अब इसका 1/4 हिस्सा देखोगे तो इसमें 1/4 मास होगा, अब 3/4 देखोगे तो 3/4 मास होगा, तो ये वाली बात है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम L/3 लेंथ लेते हैं तो आपका जो मास होगा वो भी M/3 होगा। बच्चों हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। तो चेन अगर आपने L/3 ली है तो चेन का मास M/3 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर चेन आपने L/2 ली है तो मास M/2 होगा। मतलब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैसे आपकी एक टॉफ़ी 1 रुपये की आती है तो आधी टॉफ़ी कितने की आएगी, आधे रुपए की। ऐसे ही मान लो 10 टॉफ़ी 10 रुपए की आती हैं तो 5 टॉफ़ी 5 रुपए की, ठीक है। तो ऐसी L लेंथ में अगर M मास है तो L/3 में कितना होगा, M/3, L/2 में कितना होगा, M/2, 3L/2 में 3L/4 में कितना होगा, 3M/4 होगा। सीधी सी बात है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई में उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है, ये हमारी एक चेन है, ये ग्राउंड पर चेन रखी हुई है लेकिन वर्टिकल रखी है। मतलब आपने क्या किया, एक चेन को वर्टिकल रख दिया है, हॉरिजॉन्टल लेटाने की जगह आपने वर्टिकल रख दिया है। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है। मान लो इस चेन का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है चेन की, ठीक है, वो पूछी जाती है। तो वो क्या होगी, वो बच्चों होती है mg/L/2। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड होता है बिल्कुल सेंटर पे, तो हम इसीलिए यहाँ पर क्या लेते हैं, mg/L सेंटर ऑफ मास लेते हैं। मतलब इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट नहीं ली जाती है, इसकी सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ ली जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि इसका जो सारा मास है वो इसके एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान लेते हैं हम। तो उस पॉइंट, देखो यार सिंपल सी बात है, ये चेन ऊपर तक है ना, तो हर पॉइंट आप इमेजिन करना, हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, है ना, हर पॉइंट की हाइट अलग अलग है। तो अब हम इस पर्टिकुलर चेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब चेन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि हर पॉइंट की हाइट अलग अलग है। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो चेन है वो उसका केवल एक पॉइंट मान लेते हैं, हम इस चेन को हटा देते हैं और इसकी जगह जो इसका सेंटर ऑफ मास है केवल उसकी हाइट को ले लेते हैं। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम होती है कि चेन का अलग अलग हिस्सा अलग अलग हाइट पर है, ये हट जाता है और केवल एक हिस्सा बचता है जो आपका एक पर्टिकुलर हाइट पर होगा, और उसकी जो लेंथ होती है किसी भी चेन की, किसी भी सीधी रॉड की, इस तरीके की चीज़ों की, वो सेंटर पर होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी है वो mg/L/2 लिखी है या mg/L ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। ये हमारी वर्टिकल चेन है, इसका मास 2m है और लेंथ l है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है mg/L सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब इस चेन की क्या होगी, मास है इसका 2m, ठीक है, लेंथ है इसकी l बच्चों, लेकिन g की जगह g, अब लेंथ हमें सेंटर ऑफ मास की लेनी है। इस चेन की लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, तो मतलब L/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया mg/L। तो इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mg/L होगा, ठीक है, mg/L होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चुटिये वाला क्वेश्चन है ना, 2 चुटिये वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपकी 2 चुटिये हैं, लेकिन चुटिया नहीं है, आप ऐसे समझो कि ये आपकी चैन है, ठीक है। आपने क्या किया, एक चैन ली, एक चैन को आधा आपने ऐसे खड़ा किया, फिर आधा किसी ऊपर कोई, मान लो आपने सर्कल डिस्क ले ली और उससे निकालते हुए आपने दूसरी तरफ आधी चैन कर दी, ठीक है। मतलब आप ये समझो ये मेरा चेहरा है और एक चैन में यहाँ से अपने चेहरे से घुमाते हुए नीचे घुमा दूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि चैन वो एक ही है ना, 2 चैन नहीं है, ये बेसिकली एक ही चैन है, इसका आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, ये इसका आधा पोर्शन A है, ये आधा पोर्शन B है। और बच्चों देखो
ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो है। मतलब ये हुआ कि रेफरेंस पॉइंट जो लिया है, मान लो मैं अपने केस में लेता हूँ, मान लो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है। मैंने क्या कहा कि मेरा जो सर है, मेरा जो माथा है, मेरा जो चश्मा है, सपोज ये चश्मा मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मतलब इसके ऊपर कोई भी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इसके नीचे अगर मैं जाऊँगा तो नेगेटिव होगी। मतलब ये हो गया, क्योंकि चैन बच्चों रेफरेंस पॉइंट के नीचे आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जीरो से नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने ली है, तो फिर इसके आंसर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है सिंगल चैन हैविंग मास m एंड लेंथ l। ये चैन एक ही है, बस आपने यहां से घुमाते हुए इसको ऐसे लिया है, तो ये रेफरेंस के नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए भी यहां पर लिख के दे दिया है। अगर हम आगे बढ़े बच्चों, तो हमें यहां पर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो जो चैन नंबर ए थी, मतलब चैन नंबर ए नहीं, पोर्शन नंबर जो ए था, जो आधा पोर्शन था, कौन सा था, ये अगर आप देखें तो ये है ए वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखा जाए तो mg/l सेंटर ऑफ मास होगी। अब क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, चैन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अगर इसकी लेंथ l/2 है तो इसका मास m/2 होगा, ठीक है। तो इस माइनस क्यों लगाया, रेफरेंस के नीचे है, मास हो जाएगा m/2, ठीक है, जी की जगह जी। अच्छा, अब हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है l सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों उसकी लेंथ पहले से ही l/2 है, तो उसका आधा क्या होगा, l/4 होगा। तो मैंने क्या किया, l/2 उसकी लेंथ थी, डिवाइड बाई 2 कर दिया, है ना, तो आंसर आ गया माइनस का mg l/8। अब ub को देखते हैं, तो बच्चों ऐसे ub है सेम। अगर आप ub के केस में भी देखें तो यहाँ पर इसकी लेंथ l/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यानी कि l/2 का आधा, मतलब l/4, ठीक है। और क्योंकि इसकी लेंथ l/2 है, इसका मास m/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, mg l सेंटर ऑफ मास, तो मास है m/2, g की जगह g, और l सेंटर ऑफ मास है l/4 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर से माइनस का mg l/8, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों माइनस का mg l/8 आ गया। तो अब देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चैन की क्या होगी, UA प्लस UB, यानी कि आपका टोटल जोड़ दोगे तो माइनस mg l/4 आ गया, क्योंकि माइनस mg l/8 और माइनस mg l/8 दोनों को जब जोड़ते हैं तो मिलता है माइनस mg l/4, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये बात क्लियरली समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये अगले चैन का क्वेश्चन है। यहाँ पर अब की बार वर्टिकल की जगह पर एक आधा हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल है, कुछ वर्टिकल है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका l/3 पोर्शन है और ये रेफरेंस है जो आपका ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये इसकी मास m है और लेंथ l है। क्वेश्चन कहता है चैन टेबल पर रखी हुई है, जो चैन है वो टेबल पर रखी हुई है और कुछ पोर्शन लटका हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन व्हेन इट इज अबाउट टू स्लिप ऑफ। आपको बताना है कि वेलोसिटी चैन की क्या होगी जब ये स्लिप ऑफ होने वाली होगी। तो बच्चों स्लिप ऑफ होने का मतलब क्या है, देखो कुछ हिस्सा इसका लटका हुआ है, अगर ये धीरे धीरे नीचे आती जाएगी तो ऑलमोस्ट जब आखिरी कड़ी इसकी यहाँ पर आ रही होगी, मतलब बिल्कुल ये गिरने ही वाली होगी, तब आपको वेलोसिटी बतानी है। मतलब ऑलमोस्ट ये पूरी चैन लटक गई होगी उस समय पर, तब आपको वेलोसिटी बतानी है। तो कैसे बताओगे, बहुत आसान है, वही आपका क्योंकि यहाँ पर सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो अपना कंजर्वेशन लगा सकते हो, है ना, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो सीधे ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम में तीसरा नंबर, ठीक है। तो बच्चों देखो ई इनिशियल क्या होगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, क्योंकि पहले तो रखी हुई है चैन तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ठीक है। एक हिस्से की जीरो होगी, देखो इस वाले हिस्से की तो जीरो हो जाएगी, लेकिन इस वाले हिस्से की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कितनी होगी, अगर आप गौर से देखें बच्चों तो ये वाला हिस्सा लटक रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये बच्चों रेफरेंस से नीचे है तो माइनस आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mg l सेंटर ऑफ मास। अब इसका मास कितना है बच्चों, क्योंकि इसकी लेंथ l/3 है तो मास कितना हो जाएगा m/3, g की जगह g। सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका, क्योंकि इसकी लेंथ l/3 है तो सेंटर ऑफ मास आधे पर होगा, l/3 का आधा, मतलब l/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस mg l अपॉन 3 2 6, और वो भी 3 नीचे आ जाएगा तो 18, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, यही वैल्यू रखी है। तो अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनिशियल मुझे वैल्यू मिल जाएगी माइनस mg l/18। अब मुझे फाइनल एनर्जी निकालनी है, तो फाइनल एनर्जी क्या होगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब बच्चों देखो क्योंकि वो स्लिप ऑफ के लिए पूछ रहा है, तो स्लिप ऑफ का मतलब क्या है, जब पूरी चैन लटक जाएगी ऑलमोस्ट गिरने वाली होगी, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी पूछी है हमसे, है ना।
यू फाइनल क्या होगा, अगर आप गौर से देखें बच्चों, जब पूरी चेन रेफरेंस के नीचे लटक जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/2 हो जाएगा, है ना, mgl/2। क्यों, क्योंकि बच्चों जब ये पूरी चेन लटक जाएगी नीचे, तो अब ये वैसा क्वेश्चन हो गया जो मैंने सबसे पहला कराया था, जहां पर अगर ये पूरी चेन लटक गई नीचे तक, तो अगर पूरी चेन लटक गई तो अब लेंथ l है ना, और मास m है, तो l/2 हो जाएगा mgl/2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों गौर से, तो यहां पर ये माइनस mgl/2 हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये फुल चेन लटक जाएगी तब के लिए है। ओके, तो यहां से हमें फाइनल EF मिल गया, मतलब फाइनल एनर्जी मिल गई, और इनिशियल हमारी ये आई थी, फाइनल हमारी ये आई है, तो दोनों को इक्वल करना है मुझे, तो माइनस mgl/18 इक्वल हो गया हाफ mv² माइनस mgl/2, m सब कट गया, तो हमें जो स्पीड है वो मिल जाएगी √8gl/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, बहुत आसान है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो 10-20 सेकंड में आप आसानी से इन क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। ओके, तो बच्चों अगला टॉपिक है पावर। तो देखते हैं पावर क्या है। बेसिकली पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। ठीक है, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। तो इसके दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो एक होता है पावर एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे हमने फोर्स में देखा, जैसे हमने हर चीज़ में देखा, मोमेंटम कुछ भी हो, तो वैसे ये है। तो पावर एवरेज क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस होती है dw/dt, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस पावर को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। dw/dt को खोल के लिख सकते हो, देखो क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो F.ds/dt। ठीक है, तो अब ds/dt वेलोसिटी होता है, तो ये F.v लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत फेमस फॉर्मूला है कि जो पावर होता है वो F.v होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है F.v। ठीक है, तो पावर क्या होता है बच्चों F.v, F.v cos थीटा। ओके, चलो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो यहां पर ये हमारा फोर्स है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ये हमारी वेलोसिटी है i कैप माइनस j कैप 3k कैप। तो बोला गया है फाइंड दी पावर डिलीवर्ड, आपको बताना है कि पावर डिलीवर्ड क्या होगी। तो बच्चों हम जानते हैं पावर डिलीवर्ड क्या होता है, पावर होता है F.v, दोनों का डॉट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, दोनों का डॉट करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर हम गौर से देखें तो जब मैं इसका इससे डॉट करूंगा तो 2i कैप का i कैप से करूंगा तो 2 आ गया, 3j कैप का ऐसे करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 12 आ जाएगा, और k कैप का डॉट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, तो आंसर आ जाएगा 11 वॉट। ठीक है, तो कितनी आसानी से हम ये वेक्टर का क्वेश्चन कर सकते थे। अब है पावर ऑफ अ मोटर। तो पावर ऑफ अ मोटर के क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, देखो पावर ऑफ अ मोटर का मतलब क्या है। मान लो आपके घर में हम क्या करते हैं, आपके घरों में ऊपर जो छतों पे टंकी रखी रहती है, तो धरती माँ से जो धरती माँ के अंदर पानी है उसको मोटर के थ्रू ऊपर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो मोटर है जो धरती माँ के अंदर से पानी को आपकी छत की टंक पर पहुंचा रही है। ठीक है, ये रूफ वाला टैंक है, ये अर्थ के अंदर पानी है, ये मोटर है जो ऊपर चढ़ा रही है पानी को। तो पावर ऑफ मोटर के क्वेश्चंस आपको कैसे डील करने हैं बच्चों, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ मास, मतलब जो कितने लीटर पानी या कितने केजी वाटर, ठीक है, कितने केजी वाटर पर सेकंड डील हो रहा है कि पर सेकंड ऊपर चढ़ रहा है। तो dm/dt क्या होता है ρAv, है ना। तो बच्चों यहाँ पर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैंने ले दिया है। तो आप जो सोच रहे होंगे कि वाटर का तो लीटर आना चाहिए, है ना, वॉल्यूम आना चाहिए, मास क्यों बोल रहे हैं सर, तो मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला एस्पेक्ट। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछता है, तो इसलिए मुझे फॉर्मूला यही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो dm/dt जो होता है मोटर वाले केसेस में वो होता है ρAv, मतलब रो मतलब डेंसिटी, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का, और वी मतलब क्या है बच्चों वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, जो ऊपर जा रहा है। ध्यान रखना, मैं जब भी वी मुंडी वाली बनाऊंगा मतलब वो वेलोसिटी है, और जब भी मैं कॉमन बनाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि ये मुंडी वाली है तो इसलिए ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है वेलोसिटी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम रेट ऑफ मास ऑफ वाटर विच इज पम्प्ड, इसको क्या बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में, टाइम रेट। बच्चों देखो कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वो असल में रेट होता है, और जब भी किसी भी क्वांटिटी को मैं पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो ग्रेडियंट होता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो dm/dt मतलब मास ऑफ रेट ऑफ मास जो पंप हो रहा है, मतलब जो मोटर है वो कितना पानी पर सेकंड पंप कर रही है उस छत वाली टंकी में, तो कितना है ρAv, रो मतलब डेंसिटी, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी मतलब वेलोसिटी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन की जो एग्जामिनर पूछता है, पी मोटर मतलब पावर ऑफ मोटर क्या होगी। ठीक है,
ये तो रेट ऑफ मास पम्प्ड था, ये है पावर ऑफ मोटर। तो पावर क्या होती है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच अपॉन टाइम। अब देखो एम बाई टी का रेशियो अभी हमने देखा रो ए वी था, तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को पावर ऑफ मोटर का एक और फॉर्मूला मिलेगा, हाफ रो ए वी की पावर 3 प्लस रो ए वी जी एच। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख लो, है ना, इस वाली चीज को, और इसको याद रखो, इनफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी। तो कई बार एफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। कितनी हमने पावर सप्लाई करी, कितना हमें उसका आउटपुट मिला, और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100, ठीक है।